हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी के बीपीएससी टीआरई 4 क्लास में। हम पिछले कई दिनों से लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे थे। आज उस पर आधारित हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला नंबर सवाल आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासत को ब्रिटिश द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी जो हड़प की नीति थी के आधार पर अधिग्रहित नहीं किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, हड़प की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया और लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति को चलाए, यानी कि जिस देशी रियासत के पास अपना कोई अगर वारिस नहीं हो तो उस पर सरकार ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता था, यानी वो अपने किसी एक को गोद नहीं ले सकते थे। इसके तहत सबसे पहले जो है सतारा पर कब्जा किया गया 1848 ईस्वी में। उसके बाद जो है संभलपुर पर कब्जा किया गया 1849 में। कब? संभलपुर पर 1849 में। और झांसी पर कब्जा किया गया था 1854 में। और करौली पर कब्जा किया गया था जो है 1852 में। किस पर? करौली पर 1852 में। लेकिन जो ऑप्शन में बचते हैं पंजाब, तो पंजाब के ऊपर जो है कब्जा नहीं किया गया था, अर्थात इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न का। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि लॉर्ड मेयो का 1870 का प्रस्ताव रिजोल्यूशन ऑफ 1870 निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था। लॉर्ड मेयो का जो 1870 का ये प्रावधान था, इसमें जो ऑप्शन आएगा वो इनमें से एक से अधिक आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो इनका ये था स्थानीय प्रशासन है, केंद्रीय सरकार और प्रांतीय शक्तियों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण और जैसे नगरपालिका और जिला बोर्ड की स्थापना को प्रोत्साहन देना था, यानी इनका जो ये था ये इन सभी से संबंधित था, अर्थात ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। और लॉर्ड मेयो के केस में आप याद रखिएगा कि लॉर्ड मेयो जो है वो ऐसे अंग्रेज अधिकारी हुए हैं जिनकी हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत में की गई थी, यानी ये जो है वायसराय की हत्या भारत में की गई है। ये इस प्रश्न से भी जाने जाते हैं कि किस जो है अंग्रेज वायसराय की हत्या भारत में की गई, तो वो लॉर्ड मेयो हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि किस मामले में वीर सावरकर यानी वीडी सावरकर, जिनको विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जाना जाता है, 1911 में कुख्यात सेलुलर जेल जिसको काला पानी के नाम से जानते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आजीवन कारावास की सज़ा की सुनवाई की गई थी। यानी वीर सावरकर को जो आजीवन कारावास काला पानी की सज़ा के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जेल में भेजा गया था, वह किस केस की के सज़ा के रूप में भेजा गया था। तो इसका तीसरा का जो सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा दोस्तों, वह है ऑप्शन बी कि नासिक षड्यंत्र केस के मामले में जो है इनको भेजा गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नासिक षड्यंत्र केस जो है 21 दिसंबर। सवाल नंबर चौथा है कि 1913 में भीलों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1913 में जो भीलों का विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व जो है इनमें से किनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो है भीलों का विद्रोह किया गया था। यह भील विद्रोह जो है ये राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था, यानी इसमें जो है भीलों का जो विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख कारण ये था कि जो है भारी कर वसूला जा रहा था और बिना वेतन के जो है मुख्य रूप से काम कराया जा रहा था, जिस कारण भीलों के द्वारा जो है विद्रोह किया गया था। तो ये मोतीलाल तेजावत ने जो है इसका नेतृत्व किया था। चौथा नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि नीचे दिए गए घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। खासकर बीपीएससी के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न 12 पूछे जाते हैं जिसमें आप कन्फ्यूज्ड हो या आपको जो है परेशानी में डाला जाए। तो कौन सा सही कालक्रम है? रॉलेट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन का बहिष्कार और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका अगर आपको सन ईस्वी याद होगा तो ये प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस तरह के प्रश्नों को आपको पूरे व्याख्या के साथ, जो कि एनसीईआरटी के तत्व पर आधारित होगा, कराते चलेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। रॉलेट एक्ट की बात है तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया
और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है यह 1930 में हुआ था। कब? 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है अपने 78 अनुयायी के साथ निकले थे साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। और साइमन कमीशन की अगर बहिष्कार की बात की जाए तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ और आया 1928 में। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे क्योंकि उसमें से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1942 में हुई है। अब आप आसानी से इस कूट को सजा सकते हैं कि सबसे पहली घटना रॉलेट एक्ट है, उसके बाद साइमन कमीशन का बहिष्कार है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन है। यानी सबसे पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, अर्थात ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर, 6ठा नंबर प्रश्न है कि बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और फिर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उपरोक्त संगठनों की जो स्थापना है इसका सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही कालक्रम आपको याद होना चाहिए कि बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1887 में, कब? बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1887 में हुआ है। उसके बाद है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना कब हुआ है? तो इसकी स्थापना हुआ है 1916 में। उसके बाद जो है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है जिसकी स्थापना 1784 में हुआ है। फिर उसके बाद जो है ये है सी में कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1945 में हुआ है। तो इस प्रकार अब सही कूट क्या होगा? तो सबसे पहले ऑप्शन तीसरा आएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जो है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तीसरे नंबर पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और चौथे नंबर पर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। तो 3, 1, 2, 4 यानी सही कूट हो जाएगा ऑप्शन बी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। तो प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा ऐसे ही पूछे जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन सवाल है कि माउंटबेटन योजना, CR फॉर्मूला, वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन में से सबसे पहली कौन सी घटना घटी है? सबसे पहली घटना पूछी जा रही है, यहाँ पर कूट नहीं पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा सबसे CR फॉर्मूला जो है यह 1944 में हुआ। CR फॉर्मूला कब शुरू हुआ था? 1944 में। उसके बाद जो है ये वेवेल योजना 1945 में। वेवेल योजना कब है? 1945 में। कैबिनेट मिशन 1946 में और माउंटबेटन प्लान जो है यह 1947 में। माउंटबेटन प्लान 1947 में। इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा कि CR फार्मूला सबसे पहली घटना है। ये सारे कालक्रम आप याद रखेंगे और अगर आपको संभव हो तो इन सारे कालक्रम को आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं जो आपके परीक्षा करीब आने पर रिवीजन में काम आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है कौन सी संगठन की स्थापना की गई है? यहाँ पर ऑप्शन कूट में ही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, प्रज्ञा हिंदू समाज है, हिंदू महासभा है और भारत धर्म महामंडल है। तो ऑप्शन जो है इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा कि हिंदू महासभा 1914 और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1915 में हुई है, ये दोनों इनके द्वारा स्थापना किया गया है। यानी इसमें ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहला और तीसरा की स्थापना में जो है मदन मोहन मालवीय एक प्रमुख ये रहे हैं, संस्थापक के रूप में जाने जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध किस समय काल में रहे हैं? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो बेहतर संबंध रहे हैं, यह काल अगर बात की जाए तो यह काल है 1916 से लेकर के 1922 का, क्योंकि आपको याद होगा कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है एक लखनऊ समझौता हुआ था जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कौन किए थे? याद रखिएगा AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। और जो है मुस्लिम लीग की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। तो जिन्ना इसकी अध्यक्षता की है, किसकी? मुस्लिम लीग की। और कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किए थे, जो कि
और उसमें जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ जो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। उसके बाद जो है जब तुर्की में खिलाफत का पद समाप्त किया गया तो 1920 में भारत में अली बंधु सैयद अली और मोहम्मद अली के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। और खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस ने जो है संपूर्ण सहयोग किया, चूँकि खिलाफत आंदोलन के समय जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई तो कांग्रेस के द्वारा जो है ये असहयोग आंदोलन चलाया गया। तो महात्मा गांधी जी जो है असहयोग और खिलाफत आंदोलन को एक साथ मिलकर के चलाए, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और महात्मा गांधी स्वयं जो है अखिल भारतीय खिलाफत सभा जो हुआ 1920 में उसकी अध्यक्षता किए। इस प्रकार जो 1916 से लेकर के 22 तक जब तक असहयोग आंदोलन वापस लिया गया उस समय का जो कालखंड माना जाता है जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध रहे हैं। उसके बाद फिर जो है संबंध बिगड़े हैं और बिगड़ते बिगड़ते जो है यहाँ तक पहुँचे कि भारत का जो है बंटवारा तक की बात आई। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि वास्को डी गामा भारत की मृत्यु भारत के किस स्थान पर हुई है। दोस्तों वास्को डी गामा जो है ये माना जाता है कि भारत को खोज किए, हालांकि खोज नहीं किए हैं बल्कि ये स्वयं भारत पहुंचे थे। भारत की जो इतिहास है उससे बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। ये भारत पहुंचने वाले जो है पहले यूरोपीय कहिए या पहले पुर्तगाली कहिए, चूँकि ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं तो पहले पुर्तगाली होंगे और पुर्तगाल यूरोप में है तो पहले यूरोपीय हैं जो 1498 में भारत पहुंचे थे। कब? 1498 में कहाँ पहुँचे थे? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर। उस वक्त वहाँ के राजा जेमोरिन इनका बहुत भव्य स्वागत किए और यहाँ से मसाला लेकर गए तो 60 गुना मुनाफा कमाए। ये सभी हमको याद है। अब ये वास्को डी गामा जो है उसके बाद भारत से व्यापार शुरू हो गया इनका। तो यहाँ पर जब ये इनकी मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है, इनका आना जाना लगा रहता था, तो इनकी मृत्यु हुई है कहाँ? याद रखिएगा ऑप्शन में मंगलौर, औरंगाबाद और पुणे दिया है, जो इन तीनों में से किसी शहर में नहीं हुई है। इनकी मृत्यु 1524 ईस्वी में। कब? 1524 ईस्वी में। किस बीमारी से? तो मलेरिया से। मलेरिया से जो है इनकी मृत्यु हुई है कोच्चि में। कहाँ हुई है? कोच्चि में इनकी मृत्यु हुई है। और इनके शरीर को जो है पार्थिव शरीर को 1539 में जो है फिर ये किया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनकी मृत्यु भारत के कोच्चि शहर में 1524 ईस्वी में मलेरिया बीमारी की वजह से हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों इतिहास के प्रश्नों के पश्चात जो अब प्रश्न आए हैं हमारे स्क्रीन पर, यह भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है। हम फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सभी प्रश्नों को, चाहे वो इतिहास के प्रश्न हो, भूगोल के हो या साइंस के प्रश्न हो, आपको तथ्य आधारित एनसीईआरटी तथ्य आधारित विश्लेषण बताते चलेंगे, जिससे उस प्रश्न पर आधारित 2-4 प्रश्न और भी बनेंगे, वो भी आपसे नहीं छूटेंगे। तो भारत का अगर सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है तो वह है कर्नाटक। ऑप्शन सी जाना जाएगा। 1 नंबर पर कर्नाटक राज्य आता है, दूसरे नंबर पर केरल और तमिलनाडु राज्य का नाम आता है, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक पूछा जा रहा है तो कर्नाटक सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए। उत्तर पूर्व हिमालय, पश्चिमी घाट। सवाल है कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए। उत्तर पूर्व हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो है उत्तर पूर्व हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और उष्णकटिबंधीय वन जो है, इनमें से निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए ये कहाँ पाए जाते हैं। तो इसके यानी इन तीनों क्षेत्रों में से, उत्तर पूर्व हिमालय में से, पश्चिमी घाट में से और पूर्वी घाट में से उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाएंगे। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, यानी वैसा क्षेत्र जो अगर हम लोग धरती के मैप पे देखें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और अगर हम लोग विकास की बात करें तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और उत्तर पूर्व हिमालय, इनमें से किसका विकास इन क्षेत्रों में है। तो 12वां का जो ऑप्शन होगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्तर पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाट का विस्तार इस क्षेत्र में है, अर्थात केवल 1 और 2 जो है कूट सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां के बाद 13वां के निम्नलिखित देशों का अवलोकन कीजिए। म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है और इंडोनेशिया है। उपरोक्त किन किन देशों की समुद्री सीमा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगती है। तो भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो है जो बंगाल के खाड़ी में स्थित है। याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है।
तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है। और भारत का जो सीमा लगती है, मतलब जो जलीय सीमा की बात हो रही है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया, तो इसमें से आप जब आप मैप को पढ़ेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पहला, दूसरा और चौथा, यानी म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया से इसकी सीमा लगती है। लेकिन ऑप्शन में 1, 2, 4 नहीं है, इसलिए जो है करेक्ट आंसर 1, 2 और 4 पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ई हम लोग कह देंगे, क्योंकि जो है 1, 2 है और 3, 4 है। 1, 2 और यह 2, 4 रहता तो हम लोग डी ऑप्शन कर सकते थे, लेकिन 1, 2 है और 2, 4 नहीं है, बल्कि 2, 3 और 3, 4 है, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा कि 1, 2 और 4 ये तीनों से इसकी सीमाएं लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रभागा नदी की चंद्रा और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। जैसे गंगा की अगर बात करेंगे हम लोग, तो गंगा 2 प्रमुख अलग अलग धाराओं से मिलकर के गंगा बनती है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। उसी तरह चंद्रभागा नदी है, चंद्रभागा नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश के जो है ये में बहती है। तो चंद्रा और भागा 2 अलग अलग ये नदियों के नाम से जानी जाती है। यह इसका कहाँ पर जा कर के संगम होता है और वहाँ से चंद्रभागा नदी बन जाती है, तो यह होता है हिमाचल प्रदेश के HP, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। में जो है इसका एक होता है, ज़िले का नाम है तांदी जिला में जो है यह एक होकर के वहाँ से चंद्रभागा नदी के रूप में आगे बढ़ती है। सवाल अगला है कि शीतकाल में यानी सर्दी के मौसम में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण क्या होता है। तो शीतकाल में जो उत्तर भारत में प्रमुख रूप से बारिश होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश संभव हो पाता है, वरना मानसून का समय जो है उत्तर भारत में वह शीतकाल में नहीं होता है, बल्कि जो है वह जुलाई अगस्त के महीनों में होता है। जून, जुलाई, अगस्त जो है ये मानसून का समय होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों का अवलोकन कीजिए। झरिया कोयला क्षेत्र, कोरबा कोयला क्षेत्र और उमरिया कोयला क्षेत्र, उपरोक्त में से किन किन क्रमवाज जो है ये 1, 2, 3 है, यानी झरिया कोयला क्षेत्र कौन से राज्य में है, फिर कोरबा कोयला क्षेत्र कौन से राज्य में है और उमरिया कोयला क्षेत्र कौन से राज्य में है। तो इसका जो है हम लोग को सही कूट बनाना है। सही कूट में झरिया जो है कोयला यह झारखंड में है, बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड, जो बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। कब? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होने वाला राज्य झारखंड है, जहां झरिया कोयला क्षेत्र है। उसके बाद जो है कोरबा कोयला क्षेत्र, जो कि बिहार से ही अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ बिहार से नहीं, बल्कि ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। बिहार से उड़ीसा, झारखंड से पूर्व बिहार से उड़ीसा अलग हुआ है, और झारखंड से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ है। तो वहाँ जो है कोरबा कोयला क्षेत्र है। और उसके बाद जो है ये मध्य प्रदेश है, जहां उमरिया कोयला क्षेत्र है। तो कूट ए जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां के बाद 7वां नंबर प्रश्न है कि टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है, यानी टिहरी बांध जो बनाया गया है वो कौन सी नदी के लिए बनाया गया है। तो टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये याद रखिएगा। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, हाईएस्ट, मतलब सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध, जो कि कौन सी नदी पर बनाया गया है? यह नदी पर बनाया गया है भागीरथी, ऑप्शन बी के नाम से जाना जाता है, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 2006 में जो है इस बांध को निर्माण किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि माही नदी किसमें जाकर गिरती है। माही नदी जो है, यानी जो माही नदी का ये है मुहाना है, वो कहाँ पर ख़त्म होता है। तो माही नदी का मुहाना जो है 18वां का ऑप्शन सी हो जाएगा कि खंभात की खाड़ी में जाकर के यह नदी विलुप्त होती है। ऑप्शन सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा। यह विंध्याचल, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। मध्य प्रदेश के बाद जो है राजस्थान और गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाकर के ये नदी विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी प्रवेश करती है, लेकिन पद्मा के नाम से जो है कौन सी नदी को जाना जाता है। तो गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी भी है, और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी अगर बहाव की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। कितना? 2525 किलोमीटर भारत में इसका बहाव है। यह किन किन राज्यों से होकर बहती है। तो उत्तराखंड में जो है भारत में ये प्रवेश करती है जमीन स्थल पर। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है, बिहार के बाद जो है पश्चिम बंगाल है,
तो इन सारे राज्यों से बहते हुए 2525 किलोमीटर की दूरी तय करके गंगोत्री से निकली यह नदी जा करके बंगाल की खाड़ी में, गंगा और ब्रह्मपुत्र एक साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और मुहाने पर जो है ये एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि एक कोशिकीय, अब जो प्रश्न आए हैं दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रश्न है यह विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है कि एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रकाश संश्लेषी, इनको किस जगत में रखा जाता है। तो जो एक कोशिकीय है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सारे ऐसे ये हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना है। यूकैरियोटिक कोशिका वाले और जो प्रकाश संश्लेषी है यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं, तो इन सबको किस जगत में रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर ये होगा कि इन सबको जो है प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, अर्थात ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन सबको प्रोटिस्टा, किसमें, मोनेरा में नहीं बल्कि प्रोटिस्टा में रखते हैं, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई के रूप में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस फसल का पुष्प विकास पुष्पक्रम के रूप में होता है। किस फसल का, जिस फसल का विकास पुष्पक्रम के रूप में होता है यानी फूलों के रूप में होता है, वह है ऑप्शन सी कि अनानास का विकास जो है वह फूलों के रूप में होता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन का संश्लेषण अगर कोशिकांग की बात की जाए तो वहाँ कहाँ होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, लेकिन यहाँ पर तत्व पूछा जा रहा है जो प्रोटीन को संश्लेषित कर सकता है। तो 22वां का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि नाइट्रोजन जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रोटीन का संश्लेषण नाइट्रोजन अगर ना हो तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि रक्त का थक्का जमने के लिए जो विटामिन आवश्यक है, आपको याद है कि वह विटामिन के है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में वो नाम नहीं है। तो दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन, तो नेफ्थोक्विनोन आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक नाम दिया गया है टेकोफिरोल विटामिन डी का नाम है और जो थायमिन है यह विटामिन B1 का नाम है। तो इसलिए जो है यहाँ पर आपको आवश्यक है कि आप जो है विटामिन के रासायनिक नाम को भी याद रखें। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है, तो वहाँ पर आप जब पढ़ेंगे कि विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो अगर आपको कंफ्यूज करना होगा तो दे देगा कि रेटिनॉल का स्रोत क्या है, या फिर अगर विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न दे दिया जाएगा कि रेटिनॉल के कमी से कौन सी रोग होते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा जो है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि हृदय का ऊपरी कोष्ठ तथा नीचे का कोष्ठ क्रमशः क्या कहलाता है। तो मनुष्य का जो हृदय है यह 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें जो है ऊपर का कोष्ठ अलग और नीचे का कोष्ठ अलग है। बाएं साइड का बायां के नाम से, दाएं साइड का दायां के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है कि ऊपर के कोष्ठ को हम लोग अलिंद कहते हैं, नीचे के कोष्ठ को नीलय कहा जाता है। जो राइट साइड का होगा बायां अलिंद, लेफ्ट साइड का होगा तो राइट, जो दाहिने साइड का होगा वो दायां अलिंद और जो बाएं साइड का होगा वो बायां अलिंद के नाम से जाना जाएगा। उसी प्रकार जो बाएं साइड का नीलय होगा बायां नीलय, दाएं साइड के नीलय को दायां नीलय के नाम से जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है, यानी जिससे होकर के ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो जाती है, लेकिन विद्युत का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं हो पाता है। वह पदार्थ है 25वां का ऑप्शन बी कि रबर जो है यह ऊष्मा के सुचालक के रूप में नाम जाना जाता है, यानी एक सिरा को गर्म करने पर ऊष्मा का प्रवाह दूसरे सिरा तक हो पाता है, लेकिन वहीं यह जो है विद्युत का कुचालक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो श्वेत प्रकाश के लिए जो है कांच की सिल्ली, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस से तो प्रकाश की किरण गुजर जाती है, तो जो इस्तेमाल होता है हमको याद है, आप भी जानते हैं कि वह है प्रिज्म। प्रिज्म से होकर के प्रकाश की किरण को जब गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरण अपने 7 रंग में, जिसको विबग्योर के नाम से हम लोग जानते हैं, विभक्त हो जाती है। विबग्योर में कौन कौन सा रंग आएगा, वायलेट यानी बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग में प्रकाश की किरण टूटती है। बैजनी आह पीनाला हिंदी में याद रखिएगा, यानी बैजनी से बैगनी, ज से जामुनी,
फिर उसके बाद आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, और फिर जो है नाला यानी नीला और लाल। तो ये सॉरी नीला नहीं, नारंगी, नाला में नारंगी और लाल, ये 7 रंग है। कौन कौन है? बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, उसके बाद जो है हरा के बाद नारंगी कलर, हरा के बाद पीला है और नारंगी है, फिर लाल है। ये 7 रंगों में टूटता है। उसमें सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होता है वो लाल कलर का होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होता है वो बैगनी कलर का होता है। इसलिए लाल रंग का जो है वो सबसे कम विचलित होता है और बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि प्रिज्म से होकर के गुजरने पर 7 अलग अलग रंगों में प्रकाश की किरण टूटती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस हिंदू देवता को समर्पित है? एलिफेंटा की जो गुफा है 27वां का ऑप्शन सी जाना जाएगा कि शिव को समर्पित है। मुंबई से जो है ये आगे इसका निर्माण किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेसेट किस देश की संसद को कहा जाता है? नेसेट जो है यह किस देश की संसद को कहा जाता है? तो नेसेट इजराइल के संसद को कहा जाता है। जैसे भारतीय संसद को संसद के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार इजराइल के संसद को नेसेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यह एक सदनीय है। भारत का संसद जो है द्विसदनीय है, निचला सदन लोकसभा, ऊपरी सदन राज्यसभा, लेकिन नेसेट जो है यह एक सदनीय है। सवाल अगला है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में किसका गठन किया जाता है? तो केंद्र राज्य की जो वित्तीय संबंधी जांच के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश राज्य बनने से पहले केंद्र शासित रहे हैं? कूट में ही आंसर देना है। तो ये अनुच्छेद 280 के तहत जो है ये 30वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, यह कौन से राज्य रहे हैं फिर केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं? तो इसका सही उत्तर के रूप में कौन सा उत्तर जाना जाएगा? आप कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हम अगले सेट में आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि जो है आपका सीक्वेंस बना रहे। अब हम जो है आज ये सेट का अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्लास पसंद आए तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। तब मिलते हैं अगले सेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।